नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 में जिसका नाम है दोस्तों बहुपद, आप सभी का मैं YST प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का क्या मीनिंग है और बहुपद से रिलेटेड जो इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ना है वे कौन-कौन से दोस्तों टॉपिक हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियोस बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि दोस्तों जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो पढ़ने से पूर्व दोस्तों आपको चीज़ें एकदम एक स्पष्ट हो, क्लियर हो कि इसमें क्या दोस्तों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और उसमें यहाँ तक कि भाई क्यों पढ़ना है, ये दोस्तों आपको पहले से ही क्या पता हो। दोस्तों आइए एक भूमिका बनाते हैं बहुपद को पढ़ने से पूर्व क्या रहेगा दोस्तों आपका एक माइंडसेट इस चैप्टर को लेकर के। दोस्तों अगर बहुपद की बात करें तो दोस्तों इसमें इस चैप्टर की अगर बात करें तो यह चैप्टर आपका 5 प्रश्नावली में इस तरह से डिवाइड है 1.1, 1.2 इस तरह से दोस्तों आपका क्या है 5 प्रश्नावली में एक्सरसाइज डिवाइड है। और कौन-कौन से दोस्तों इसमें टॉपिक पढ़ने हैं वो दोस्तों आप देख सकते हैं। मेजर दोस्तों 6 टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है। एक दोस्तों पहला है बहुपद, बहुपद का दोस्तों पढ़ना है बहुपद के प्रकार, फिर उसको पढ़ना है बहुपद का शून्यक, फिर उसको पढ़ना है बहुपद का गुणनखंडन, फिर उसको पढ़ना है 2 प्रमेय आपको पढ़नी है। एक प्रमेय उसको पढ़ना है शेषफल प्रमेय और दूसरा पढ़ना है उसको गुणनखंड प्रमेय। फिर दोस्तों आपको बीजीय स्वर समीकरण पढ़नी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने दोस्तों जाना इस बहुपद में जो अध्याय 2 है दोस्तों, इसमें दोस्तों मेजर 6 दोस्तों यहाँ पे पॉइंट पढ़ने हैं और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक में हमने लिख दिया है, ठीक है। इनके अंदर भी दोस्तों कुछ चीज़ें हैं वो दोस्तों आप समझ रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें अगर बहुपद की तो बहुपद दोस्तों एक बीजगणित का एक चैप्टर माना जाता है और आप जैसा कि जानते हैं कक्षा 9वीं में दोस्तों हमें बीजगणित के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक बहुपद जिनमें से है। तो दोस्तों अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद के क्या होता है इसे दोस्तों आइए समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसे समझने से पूर्व हम आपको समझाते हैं कि दोस्तों बीजगणित क्या होता है। दोस्तों बीजगणित की बात करें तो दोस्तों बीजगणित का सामना सबसे पहले हमें क्लास 6 में होता है। 1 से लेके 5 तक दोस्तों हमें बीजगणित नहीं पढ़ाया जाता। क्लास 6 में हम जो ही जाते हैं हमें एक नया गणित की शाखा निकल के आती है जिसे हम बीजगणित कहते हैं। और सो बीजगणित में वहाँ पे दोस्तों हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। सो बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, है ना। बीजीय व्यंजकों को ऐसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये दोस्तों आपको सिखाया जाता था। कुछ हमने दोस्तों वहाँ पे समीकरण भी पढ़ा। फिर दोस्तों हम क्लास 7, 8 में जाते हैं तो आगे भी दोस्तों हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, गुणनखंड सिखाया जाता है, स्वर समीकरण सिखाई जाती है और भी दोस्तों बड़े-बड़े कुछ हमें समीकरण देखने को मिलते हैं। उन समीकरण के दोस्तों हम एप्लीकेशन भी करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई यहाँ तक, लेकिन दोस्तों आप अगर नहीं पढ़े हैं 6, 7 या 8 में, डायरेक्ट दोस्तों 9th में आप दोस्तों यहाँ पे बीजगणित देख रहे हैं, तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोस्तों आपको वहाँ पे उनको दोस्तों भी कनेक्ट करके आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले बहुपद की, तो दोस्तों बहुपद को समझने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले, बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बीजीय व्यंजक। अगर सब बीजीय व्यंजक समझ लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको बहुपद अपने आप समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों जो बीजीय व्यंजक को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हर बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होता है। कुछ विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक ही दोस्तों हमारे बहुपद कराते हैं। लोग वो दोस्तों जब हम 6, 7, 8 में थे तो बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ते थे, उनका गुणनखंड करना सीखते थे, ये सारी चीज़ें थी। जैसे दोस्तों हम 9th में आते हैं, यही बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद बन जाता है। अब दोस्तों हम अगर बात करें थोड़ा सा और दोस्तों आपको बताऊँ मैं, दोस्तों बीजीय व्यंजक की अगर दोस्तों बात करूँ, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहले आप इसे समझ लो। दोस्तों बीजीय व्यंजक की बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार हम अंकगणित में दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों अंकगणित में संख्याएँ होती हैं, वही काम दोस्तों बीजीय व्यंजक दोस्तों हमें बीजगणित में करता है ना दोस्तों। जो दोस्तों महत्व हमारा संख्या का होता है अंकगणित में, वही दोस्तों बीजीय व्यंजक अब दोस्तों बीजगणित में काम करती है, ठीक है। यानी हम दोस्तों जैसे अंकगणित में पढ़ते हैं ना 13 + 12 कितना होता है, ठीक है, अंकगणित का जैसे है। लेकिन अब दोस्तों हम बीजगणित में पढ़ते हैं तो आपको ये संख्याएं तो नहीं देखने को मिलेंगी, आपसे इन संख्याओं के साथ आपको बीजीय व्यंजक देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताना पड़ेगा 3x और 5x कितना होता है ना।
तो जिस प्रकार से हम अंकगणित में संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग पढ़ते हैं, उसी प्रकार बीजगणित दोस्तों, ठीक है, बीजीय व्यंजकों की सहायता से दोस्तों जोड़ घटा गुणा भाग और गुणनखंड हो गया, समीकरण हो गए, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है? बीजीय व्यंजक दोस्तों एक प्रकार की संख्या ही होती है, ठीक है। जिस प्रकार अंकगणित की संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से बीजगणित की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक दोस्तों असली अगर बात करें इसका दोस्तों, ये दोस्तों हमने ऊपर बताया दोस्तों, बीजीय व्यंजक अगर अच्छा कैसे बनता है बीजीय व्यंजक, वो दोस्तों देख लें। दोस्तों बीजीय व्यंजक के अगर बात करें तो दोस्तों आपको दो और भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल, वेरिएबल समझना पड़ेगा दोस्तों, जिसे हम चर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चर या इसी को दोस्तों आप कह सकते हो अक्षर, ठीक है, चर या अक्षर। अब दोस्तों चर क्या होता है? चर वह वैल्यू होती है दोस्तों, हाँ, चर वह वैल्यू होती है, चर का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे मैं इसको कहूँ, दोस्तों मेरे पास 10 रुपये है, तो आपको पता है कि 10 रुपये का क्या मतलब है, 10 रुपये आपको पता है 10 क्या होता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँ मेरे पास x रुपये हैं, तो आप बता सकते हो x का मतलब क्या है? ठीक है, नहीं ना, ठीक है। मैं कहूँ मेरे पास x स्क्वायर रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास y रुपये हैं, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा क्या कहलाती है? चर कहलाती हैं। इसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यही दोस्तों हमारा क्या होता है? चर होता है। चर का मतलब दोस्तों जिसका मान फिक्स ना हो, ठीक है, जिसका मान बदल सकता है हमेशा, ठीक है, वही दोस्तों हमारा क्या होता है? चर होता है। इसी प्रकार से हम एक समझ लेते हैं अचर। अचर के दोस्तों हम एक नाम देते हैं संख्या। क्या कहते हैं भाई? संख्या। चर के दोस्तों भाई बता दूं तो ABCD के दोस्तों जितने भी छोटे अक्षर होते हैं, ABC, हाँ, यहाँ पे दोस्तों अप टू, ठीक है, सो जेड तक जाएगा। इस तरह से दोस्तों ABCD के दोस्तों जिसको स्मॉल लेटर होता है, अंग्रेजी का जो लेटर होता है स्मॉल लेटर, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब सो अचर की बात करें, अचर का मतलब दोस्तों जिसके वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, जैसे दोस्तों 10 हो गया, है ना, 12 हो गया, है ना, 25 हो गया, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। जिसकी वैल्यू फिक्स हो वही दोस्तों क्या होता है? अचर होता है। यानी दोस्तों हम संख्या को अचर कहते हैं और अक्षर को क्या कहते हैं दोस्तों? चर कहते हैं। इसे आप सब समझ सकते हो। एक चीज़ और दोस्तों मैं समझा दूँ, एक टर्म और समझ लो, फिर दोस्तों बीजीय व्यंजक पे आते हैं। एक है दोस्तों अंकगणितीय संक्रियाएं। क्या होती है भाई? अंकगणितीय संक्रियाएं। दोस्तों अंकगणितीय संक्रियाएं की बात की जाए, अंकगणितीय संक्रियाएं दोस्तों 4 हमें अंकगणितीय संक्रियाएं देखने को मिलती है, आप जानते हैं। पहली दोस्तों अंकगणितीय संक्रियाएं होती है, दोस्तों जोड़ होता है, घटा होता है, गुणा होता है, और एक होता है, ठीक है, भाग होता है। ये दोस्तों अंकगणित में हाँ, अंक जो 4 चीज़ें होती हैं, इन्हीं को कहते हैं सब गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अंकगणितीय, इसे सब गणितीय संक्रियाएं भी कह सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस गुणा और भाग को हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय संक्रियाएं कहते हैं, या गणितीय संक्रियाएं भी कह सकते हो। उस अगर देखा जाए गणितीय संक्रियाओं को, दोस्तों अगर हम देखते हैं दोस्तों बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों बीजीय व्यंजक की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर व अचर, कुछ निश्चित चर व अचर अचर राशियों के, कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के, ठीक है, कुछ निश्चित चर व अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन, ठीक है। सही है दोस्तों, 4 बातें याद रखना। योग, अंतर, गुणन और भाजन के मिलने से, ठीक है, के मिलने से जो चीज़ बनता है ना दोस्तों, के मिलने से, ठीक है, के मिलने से बने पद को, ठीक है, के मिलने से बने पद को ही दोस्तों क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोस्तों समझ चुके होंगे, नहीं समझे दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बना के इसको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ, ठीक है, आप थोड़ा समझो दोस्तों। इसे मान लीजिए आपके पास कोई चर है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई क्या है? अचर है। और दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एक गणितीय संक्रियाएं हैं, और गणितीय संक्रियाएं का दोस्तों मतलब वो हो सकता है आपका प्लस माइनस गुणा और भागे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों चारों में से, ठीक है। आप सो इन्हीं की जब हम दोस्तों जोड़ देंगे ना दोस्तों, क्या बन जाएगा दोस्तों? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? बीजीय व्यंजक बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बना के मैं आपको दिखाता हूँ कोई बीजीय व्यंजक। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई चर वैल्यू ले लिया आपने दोस्तों, और चर किसे कह रहे हैं आप? ABCD का दोस्तों स्मॉल लेटर होता है ना, इसी को हम चर कहते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया x, और अचर का मतलब दोस्तों मान लीजिए आपने ले लिया 7। अब सो आपने कोई यहाँ पे दोस्तों संक्रिया ले लो, आप प्लस ले लो, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोई भी ले लो चर, मान लीजिए आपने कोई चर ले लिया, सो ले लिया आप, मान लीजिए x के लेते हैं, ठीक है। इसको हम कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया दोस्तों y ले लिया, और कोई यहाँ पे ले लिया चर, ठीक है, 5 ले लिया। अब इसमें यहाँ कोई संक्रिया ले लो माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो, p भी ले लो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया गुणा ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम ले लिए मान लीजिए a
और यहाँ पे दोस्तों हमने कोई ले लिया अक्षर, ठीक है, कोई दोस्तों संख्या ले लिया, मान लीजिए 3 है ना, और यहाँ पे हमने दोस्तों कोई संक्रिया ले लिया भाग। अब दोस्तों देखो कि कह रहा है कि बीजी व्यंजक कैसे बनता है, कुछ निश्चित चर वेरिएबल और अचर यानी कांस्टेंट, कुछ निश्चित चर व अचर राशियों को प्लस माइनस गुणा और भाग के क्या कर दो के मिल, हाँ इनकी सहायता दोस्तों चर अचर को क्या कर दो मिला दो, तो उनके मिलने से जो बनता है ना दोस्तों उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि हाँ कि मिलने से बने पद को ही दोस्तों क्या कहते हैं बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हमने x और 7 को दोस्तों प्लस वाला जब मिलाएंगे तो क्या लिखोगे x + 7, और सो यही x + 7 दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, एक बीजी व्यंजक हो गया। एक चर और अचर के मिलने से, हाँ प्लस मैंने गुणा, एक चर एक अचर को प्लस मैंने गुणा भाग दोस्तों जोड़ दो, ठीक है, हाँ उनको सब मिला दो तो ये हमारा क्या बन जाता है बीजी व्यंजक। और उसी प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, माइनस अगर मिला दें तो होगा दोस्तों y - 5, तो यही भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एक बीजी व्यंजक बन जाएगा। इनका दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें p इंटू सो क्या कर दो 2 कर दो, तो इसे हम एक प्रकार से लिख सकते हैं 2p, ये भी हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा बीजी व्यंजक बन जाएगा। a और 3 का दोस्तों क्या करो डिवाइड कर दो, जैसे a और 3 में आपस में डिवाइड कर सो बन जाएगा, इसे लिख सकते हो a/3, ये भी दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा बीजी व्यंजक हो जाएगा। तो बीजी व्यंजक आप समझ चुके होंगे। और भी दोस्तों हाँ अब सो एक चीज़ समझो, बीजी व्यंजक तो आपने दोस्तों समझ लिया, अब एक चीज़ समझो दोस्तों आप, हाँ बीजी व्यंजक के पद, बीजी व्यंजक को आपने समझ लिया, बीजी व्यंजक कैसे बनते हैं ये आपने देख लिया। अब सो समझ लो बीजी व्यंजक के पद, ठीक है, सो बीजी व्यंजक के पद क्या होते हैं, फिर सो हमने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब मैं सब पद समझ लो, पद क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, बीजी व्यंजक के पद क्या होते हैं, ठीक है, बीजी व्यंजक के बीजीय, ठीक है, बीजी व्यंजक के पद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक के सो पद की अगर बात करें, बीजी व्यंजक के सो पद की बात करें तो दोस्तों देखो पद कैसे बनता है, पद बीजी व्यंजक पद क्या होगा दोस्तों, इसे देखो ऐसे मैं दोस्तों एक बीजी व्यंजक ले लूँ x + 5, दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कितने पद दिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस बीजी व्यंजक से 2 पद हैं, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस, ये दोस्तों हमें अलग करते हैं, पदों को दोस्तों अलग करते हैं। एक प्लस से दोस्तों 2 पद अलग अलग हो रहे हैं, एक पहला पद है दोस्तों x और दूसरा पद है हमारा क्या, ठीक है, पहला पद दोस्तों x, दूसरा पद है क्या 5, तो क्या देंगे इस बीजी व्यंजक में कितने पद हैं दोस्तों 2 पद है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं लिख दूँ x + 2, हाँ x प्लस मान लीजिए x + y - 3 लिख दूँ। अब बताओ अब इस बीजी व्यंजक में कितने पद हैं, तो आपको 3 पद दिखाई दे रहे होंगे। हमने सो बताया ना प्लस माइनस हो, ये समझो दोस्तों बाउंड्री है, ये सो इसके पहले यह एक पद हो गया, इसके बाद एक दूसरा पद, फिर सो इसके बाद एक क्या सा तीसरा पद है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें कितने पद है, 3 पद है। और सो बात होती है पद कैसे बनते हैं, पद कैसे बनते हैं, तो पद का सो जो निर्माण होता है, कोई भी अक्षर लिख दो, है ना, कोई जैसे हमारा क्या होगा एक पद ही होगा, कोई दुनिया का अक्षर लिख दो, ABCD का कोई भी अक्षर लिख दो, ठीक है, वाई हमारा एक प्रकार क्या है सो पद है, ठीक है। कोई अक्षर वैल्यू लिख दो, जैसे 5 ले लो, 6 ले लो, है ना, कोई भी संख्या ले लो, वो दोस्तों क्या एक पद है, ठीक है। ये भी हमारा एक पद है, यह भी पद है, यह भी पद है, ठीक है, ये सो इसमें केवल एक ही पद है, यह भी क्या अपने आप में केवल एक ही पद है, यह भी क्या एक ही पद है। अब सो उसी प्रकार से तो कोई एक चर ले लो तो भी हमारा एक पद बन जाएगा, कोई अचर ले लो, अचर में कोई संख्या ले लो वो भी हमारा एक पद होगा, या फिर सब चर और अचर को क्या कर दो, चर ठीक है, 2 चर का सो आपस में गुणा कर दो तो भी हमारा सो एक पद बन जाएगा, या फिर दोस्तों 2 अचर का एक चर और एक अचर का दोस्तों गुणा कर दो, ठीक है, या फिर एक चर व अचर का दोस्तों क्या कर दो भाग कर दो, तो भी दोस्तों हमारा क्या बनेगा एक पद बनेगा। ऐसा आपको पद बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं कोई एक चर ले लूँ, चर ले लो आप, यक्ष ले लो, ये हमारा दोस्तों क्या होगा एक पद बन गया, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल में से समझ लो, ये अभी हमारा यक्ष क्या है दोस्तों एक पद है, कितना पद है एक पद है, ये भी हमारा एक पद है। अब सो कोई आप एक अक्षर ले लो, जैसे 5 हमने ले लिया, ठीक है, यह भी दोस्तों हमारा क्या है एक पद है, एक पद है, ठीक है। अब दोस्तों आप कोई 2 चरों का आपस में गुणा कर दो, जैसे आप ले लो ना यक्ष गुणे यक्ष कर दो, आप एक ही प्रकार के चरों का गुणा कर सकते हैं तभी दोस्तों हमारा एक पद बनेगा, ये भी दोस्तों एक ही पद है, ये ध्यान देना, ये भी दोस्तों एक पद है ना। या फिर दोस्तों आप हाँ इसी प्रकार से एक ही, ठीक है, एक ही चर का दोस्तों आप 3 बार गुणा कर दो तभी दोस्तों एक ही प्रकार का क्या बनेगा एक पद बनेगा। ये सब समझ रहे हो ना दोस्तों, एक एक मिलकर जैसे 3 हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या एक पद है। अच्छा, आप एक ही प्रकार के चरों को आपस में गुणा कर दो, है ना, कई बार गुणा कर दो एक ही पद बनेगा। आप सब बना सकते हो बीजी व्यंजक एक चर और चर का गुणा करके सकते हो, जैसे x ले लिया हमने और एक जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, आप चर का भी दोस्तों चर ठीक है, चर एक ही प्रकार का भी गुणा कर सकते हो अलग अलग प्रकार से, जैसे चर x गुणे y कर लिया तभी दोस्तों हमारा एक पद बनेगा x y, ठीक है।
आप लोग कर दो, ठीक है, यक्स और जेड कर दो, फिर दोस्तों आपको क्या बनेगा, यक्स जेड बनेगा। तो ये सभी दोस्तों पद होते हैं। पद का कैसे बनता है दोस्तों, हमने बता दिया, कोई चर लोगे तभी एक पद बन जाएगा, कोई अचर ले लोगे वो भी एक पद होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ एक ही प्रकार के चरों को आपस में गुणा कर दो, या दो अलग अलग, हाँ, दो अलग अलग चरों को आपस में गुणा कर दो, ठीक है। चर गुणे चर मतलब आपको करना है, वो भी दोस्तों आपको क्या बनेगा, एक पद ही बनेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप कोई एक चर और अचर भी ले सकते हो। चर अचर का मतलब मान लीजिए आपने एक चर ले लिया यक्स और एक कोई संख्या ले लिया 2, तो ये भी दोस्तों मेरा क्या बन गया, एक पद बन गया, है ना। अब उसी प्रकार से आप चर अचर का गुणा कर दो, उसी प्रकार हम चर अचर का क्या कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। जैसे हमने कर सकते हैं, सो यक्स भागे 2 कर सकते हैं, तो यक्स अपान में 2। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी करो, एक ही प्रकार का चर लिख दो, कोई एक अचर लिख दो, या फिर हाँ एक ही प्रकार के चरों का आपस में गुणा कर दो, चाहे जितना बार भी कर सकते हो, या फिर दो अलग अलग चरों का आपस में गुणा कर दो, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये क्या बनेगा, एक हमारा एक ही पद का हमारा एक ही पद बनेगा, ठीक है। और ठीक है, या फिर एक चर ले लो एक अचर ले लो, तो भी दोस्तों हमारा एक पद बनेगा, ठीक है। एक चर और एक अचर का दोस्तों भाग कर दो, हाँ, या फिर गुणा कर दो, भी दोस्तों क्या बन रहा है, एक ही प्रकार का पद बन रहा है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों पद का हम क्या करते हैं, पद बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इन्हीं पदों को दोस्तों आपस में प्लस माइनस गुणा भाग दोस्तों मिला देते हैं, हाँ, इन्हीं एक एक पदों को, जैसे हमने दोस्तों हाँ ऐसे दोस्तों इन्हीं पदों को मिला दो, मतलब हम इसको मिला दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स को दोस्तों मिला दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की। दोस्तों यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, एक बीजी व्यंजक बनेगा। हाँ दोस्तों ये बात अलग है कि इस बीजी व्यंजक में दोस्तों हाँ दो पद हो जाएंगे, हाँ यह पहला पद हो जाएगा, ये दोस्तों दूसरा पद हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप दो बना सकते हो। कई पदों को आपस में दोस्तों जोड़ के आप सब कई प्रकार तरह के बीजी व्यंजक बना सकते हो, एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स क्यू, आप एक और ले लो, कोई ले लो, सो मान लीजिए हमने ले लिया 2x, हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा कितने पद बन गया, 3 पद ही। तो व्यंजक दोस्तों बीजी व्यंजक इस प्रकार से हम बनाते हैं, कुछ निश्चित चरों अचर को दोस्तों आपस में जोड़ घटा गुणा भाग करके दोस्तों हम उन पदों को दोस्तों, ठीक है, पद हमने देखा ही दोस्तों कैसे पद बनते हैं। इन पदों को हम प्लस माइनस द्वारा क्या करते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग दोस्तों जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, बीजी व्यंजक। अब सब अपने आते हैं मेन टॉपिक में दोस्तों, जो है कि ये बहुपद। अब सो हमने बहुपद की अगर दोस्तों डेफिनेशन की अगर बात करें, बहुपद का अगर सो मतलब समझा जाए, तो दोस्तों कोई बहुपद कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि दोस्तों बहुपद जो है एक प्रकार का दोस्तों बीजी व्यंजक ही होता है, हाँ। लेकिन दोस्तों एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है, याद रखना दोस्तों, हर बीजी व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होता है दोस्तों, हर बीजी व्यंजक हमारा बहुपद नहीं है। तो कुछ विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक हमारे बहुपद होते हैं। जैसे मैं सबसे पूछूँ, जैसे मुझसे पूछूँ दोस्तों कड़ी में x+2, दोस्तों मैं ऐसे पूछूँ क्या ये हमारा एक, हाँ, यह क्या बीजी व्यंजक है, दोस्तों आप कह दोगे हाँ भाई एक चर और अचर क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस मैंने दो जुड़े हुए हैं, दोस्तों क्या बीजी व्यंजक है। बिल्कुल दोस्तों बीजी व्यंजक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ क्या यह एक बहुपद है, क्या इसे एक बहुपद है, तो आप कहोगे जी नहीं, ठीक है। बहुपद है दोस्तों, क्या यह एक बहुपद भी है, तो कहेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद क्या बोलोगे, बहुपद नहीं है। जबकि दोस्तों बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो कहने का दोस्तों मतलब यह है, अगर मैं इसे कुछ और ले लूँ जैसे एक्स स्क्वायर, या फिर इसे ले लूँ x+2, तो मैं आपसे पूछूँ जैसे क्या एक बीजी व्यंजक है, तो बोलोगे हाँ बीजी व्यंजक है। क्या है भाई, बीजी व्यंजक है, ये हमारा बीजी व्यंजक है। क्या उसे हमारा बहुपद भी है, तो बिल्कुल कहोगे दोस्तों ये हमारा बहुपद भी है। तो आपको एक यहाँ पे एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि यह बीजी व्यंजक हमारा, यह हमारा एक बीजी व्यंजक था, बहुपद नहीं था। लेकिन यही बीजी व्यंजक दोस्तों हमारा, हाँ, यही दोस्तों बीजी व्यंजक हमारा, बीजी व्यंजक तो है ही, साथ में दोस्तों बहुपद भी है, जबकि ये हमारा बहुपद नहीं है, बीजी व्यंजक है। तो क्यों नहीं है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों किसी बीजी व्यंजक के बहुपद बनने के लिए, किसी बीजी व्यंजक के बहुपद बनने के लिए उसे 2 शर्तों को दोस्तों फॉलो करना होगा। पहली बात तो दोस्तों उसे यह होना, इसे ध्यान रखना, पहला बात तो दोस्तों ये समझना। अच्छा सो एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक चीज़ और आपको समझ में आना चाहिए। गुणांक क्या होता है। अब आपने पद समझने के बाद गुणांक समझ लो, गुणांक का क्या मतलब है। गुणांक दोस्तों मतलब समझो, गुणांक बड़ा आसान चीज़ है। इसको गुणांक 2 तरीके के होते हैं। एक दोस्तों होता है अक्षरी गुणांक, या दोस्तों एक होता है अक्षरी गुणांक, एक होता है अक्षरी गुणांक, और दोस्तों एक होता है संख्यात्मक गुणांक। याद रखना, एक होता है संख्यात्मक गुणांक होता है, एक होता है अक्षरी गुणांक और एक होता है संख्यात्मक गुणांक। आइए दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने दोस्तों आपको दे दूँ, इसे दोस्तों दे दूँ 5x, हाँ 5xy, और इसमें आपसे पूछूँ दोस्तों, इसमें आपसे तो पूछूँ इसके फैक्टर बताओ, इसके गुणनखंड बताओ। इसके दोस्तों गुणनखंड कौन कौन होंगे। इसके दोस्तों 3 आपको गुणनखंड देखने को मिलेंगे। एक तो दोस्तों मिलेगा, चलो मैं 2 ही लेके चलता हूँ फिलहाल में। 5 एक्स दोस्तों जिसके खंड करो, गुणनखंड करो, तो इसका फैक्टर तो मिलेंगे, एक 5 और x। यहाँ पे दोस्तों देखो 5 क्या है, संख्या है, इस वजह से इसे कहते हैं संख्यात्मक गुणनखंड। क्या कहते हैं इसे,
संख्यात्मक गुणनखंड, क्या कहते हैं भाई। और सो यह जो यक्ष है इसे हम कहते हैं अक्षरीय गुणनखंड, क्या कहते हैं, अक्षरीय गुणनखंड। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है। सो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारा, हाँ अगर किसी भी दोस्तों बीजी व्यंजक में, हाँ जो सो संख्या होता है उसे हम संख्यात्मक गुणनखंड कहते हैं, और जो उसका जो अक्षर वाला पार्ट होता है उसे हम अक्षरीय गुणनखंड कहते हैं। और उसके बाद से पूछ लूँ आपसे, ठीक है, उसके बाद से पूछ लूँ आपसे 2xy दोस्तों बताओ, हाँ 2xy दोस्तों बताओ, हाँ संख्यात्मक गुणनखंड कौन है। तो दोस्तों संख्यात्मक गुणनखंड कहोगे 2 है, और अक्षरीय गुणनखंड की अगर उसको बात करें, अक्षरीय गुणनखंड की उससे बात करो तो बोलोगे आप क्या है, ये अक्स वाई है। समझ गए होंगे आप। अब सब पढ़ते हैं जो गुणनखंड, तो आपने समझ गया दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पूछा कैसे जाएगा, उसको समझो कैसे कि गुणनखंड कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसे दोस्तों गुणांक, ये तो सबने समझ लिया, गुणांक कैसे पूछा जाएगा, ऐसे देखो आप ऐसे ध्यान दिया, किसी बीजी व्यंजक में 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं, एक अक्षरीय गुणनखंड और एक संख्यात्मक गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, दो अच्छा, जो अक्षरीय गुणनखंड होता है उसे अक्षरीय गुणांक कहते हैं, जो संख्यात्मक गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछ लूँ 5x में, इसे मैं पूछ लूँ तो सबसे गुणांक जब पूछा जाएगा, सबसे पूछा 5x बताओ यक्स का गुणांक पूछ लूँ तो आपसे यक्स का गुणांक बताओ, ठीक है। तो आप क्या बताओगे भाई, या फिर 5x पूछ लिया आपसे, सब 5 का गुणांक बताओ, तो आप क्या बताओगे। तो जब आप यक्स का मैं गुणांक पूछूंगा तो आप बोलोगे क्या है, यक्स का गुणांक 5, ठीक है। अब 5 का मैं गुणांक पूछूं तो आप 5 को बोलोगे, 5 गुणांक क्या बोलोगे, सो यक्स को बोलोगे, है ना। कहने का मतलब जिसका पूछा जाएगा सो उसे क्या करोगे, उसे उसको छोड़कर सो जो भी बचेगा ना वही सो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। 5 का पूछूं तो 5 को सो छोड़ दो, क्या बचा यक्स, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पूछ लूँ 2xyz में पूछूँ, एक्स में जैसे मैं से पूछ लूँ xyz का गुणांक बताओ, ठीक है। सो यक्स वाई का बताओ, ठीक है, वाई जेड का बताओ, फिर भी आपसे पूछना खाली जेड का बताओ, या पूछना आपसे 2 का बताओ, तो बताओ एक्स वाई जेड का मैं पूछूं तो किसको बंद कर देना है, सो इस पूरे को छोड़ देना है, इस पूरे को क्या कर देना है, छोड़ देना है, जो बचेगा सो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, अरे सो गुणांक हो जाएगा। उस बार से मैं पूछूँ यक्स वाई का गुणांक बताओ, तो यक्स वाई को सो बंद कर दो, यक्स वाई को सो भूल जाओ, हाँ तो कौन बचेगा, सो एक 2 बच रहा है, एक जेड बचेगा, जिसका गुणांक हो जाएगा सो 2z हो जाएगा। उसमें से वाई जेड का गुणांक पूछे तो वाई जेड का सो गुणांक कौन हो जाएगा, वाई जेड का सो गुणांक कौन बच जाएगा, सो 2x बच जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे सो जेड का गुणांक बताओ, सो जेड को छोड़ करके जो भी बचेगा उसमें उसके जो भी गुणनखंड होंगे उन सभी सारे उसके क्या होंगे, ये सभी उसके गुणांक होंगे, 2xy इसका गुणांक हो जाएगा। 2 का सबसे पूछे जो सो जेड है, हाँ आपसे 2 का पूछे तो सो 2 को छोड़ करके जो भी सो बच जाएगा, हाँ ये सभी उसके क्या होंगे, सो गुणांक कहलाएंगे। तो सो आपने समझ लिया, किसी भी बीजी व्यंजक में से 2 प्रकार के उसके गुणनखंड होते हैं, एक अक्षरीय गुणनखंड होता है, ठीक है। सो एक संख्यात्मक गुणनखंड होता है, ठीक है। जो अक्षरीय गुणनखंड होता है उसे अक्षरीय गुणांक, जो संख्यात्मक गुणनखंड से संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। अब सब गुणांक समझ चुके होंगे। अब आइए अब हम समझते हैं किस प्रकार के बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। दोस्तों आइए समझ लेते हैं। दोस्तों बहुपद का अगर मतलब समझे, दोस्तों बहुपद का अगर मतलब समझे तो हाँ किसी भी, हाँ सो किसी बीजी व्यंजक का अगर सो बहुपद बनना हो तो उसको 2 बातें दोस्तों उसमें होनी चाहिए। पहली बात दोस्तों याद रखना कि सो हाँ दिए गए हाँ दिए गए बीजी व्यंजक में, ठीक है। सो दिए गए बीजी व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणांक, उसे याद रखना, दिए गए बीजी व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणांक, ठीक है। सो दिए गए बीजी व्यंजक के प्रत्येक पद के, हाँ ठीक है। सो प्रत्येक पद का, हाँ जो सो हाँ क्या हो, संख्यात्मक गुणांक। सो दिए गए बीजी व्यंजक के प्रत्येक पद का, हाँ दोस्तों जो संख्यात्मक गुणांक, हाँ दोस्तों जो प्रत्येक पद का सो अक्षरीय गुण, हाँ ठीक है। सो आपको सब पूछा जाए दिए गए बीजी व्यंजक के प्रत्येक पद का सो जो संख्यात्मक गुणांक हो, उसका सो जो संख्यात्मक गुणांक हो वो दोस्तों संख्यात्मक गुणांक कैसा होना चाहिए, सो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। दोस्तों एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक का मतलब दोस्तों समझ लेना परमेय या अपरमेय, यही दोस्तों समझ लेना। तो आगे सो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, परमेय या अपरमेय हो। दूसरी बात दोस्तों याद रखना, बात में दूसरी ध्यान देखना, अगर उस बीजी व्यंजक में दूसरी बात अगर ये हो, ठीक है, प्रत्येक पद के दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद के चर राशि की घात, प्रत्येक पद के, हाँ सो प्रत्येक पद के चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर राशि की घात सो
एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। प्रत्येक पद के चर राशि घात 100 एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या में समझ रहे हैं ना, पूर्ण संख्या में 0 हो, 1 हो, है ना, 2 हो, 3 हो, इस प्रकार से दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे एक और ध्यान रखना, नोट में दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। सो कोई भी सो बीजीय व्यंजक जो हो, ठीक है, सो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद बनने के लिए बहुपद जो होता है, बहुपद जो चर राशि के घात पर निर्भर करता है, चर राशि पर निर्भर करता है। बहुपद चर राशि पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी बहुपद किस पर निर्भर करता है, चर राशि। चर राशि ही बताएगी कि वह बहुपद है कि नहीं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुपद किस पर निर्भर करता है, चर राशि पर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक दे दूँ, जैसे मैंने आपसे एक पूछा था ना कि कड़ी में x+1 ये हमारा बहुपद क्यों नहीं था, यही ना दोस्तों एक्स दो यहाँ पर रहा होगा, ये मान लीजिए कोई भी हो यहाँ, उससे नहीं मतलब है। पहली बात ये आपको बताएं कि बहुपद क्यों नहीं है। इसे देखो एक लाइन से हल सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप जान कड़ी में अगर कोई संख्या होती है तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं होता है, हाँ आप जानते ठीक है। यहाँ पे कड़ी का मूल कहलाता है, जब कोई नहीं मूल होता है तो वहाँ पे दो छिपा होता है। सब इसे बाहर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 5 बड़ा 5 का 1/2 सब व्युत्क्रम के रूप में हो जाता है। उस बार अगर देखा जाए यहाँ पे अगर कुछ जैसे लिखा जाए यहाँ पे, ठीक है, अगर इसे हम बाहर जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जनरल रूप जैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर कड़ी में कुछ हो, यहाँ पे मूल कुछ हो, इसे हम बाहर करते हैं, घात के रूप में लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। ये जो घात दी गए थे उसको व्युत्क्रम करके लिखते हैं। इसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इसे क्या मिलेगा, यह के पावर मिलेगा 1/2 अब प्लस 2 हमारा है ही, ठीक है। अब ये हमारा बहुपद क्यों नहीं है, पहली शर्त को देखो, कह रहा है कि दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का, पहले देखो दो पद है, इसमें कितने पद है, दो पद, एक यह है, एक यह है। प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक, प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। अब इस पद का संख्यात्मक गुणांक देखा जाए तो गुणांक क्या होता है, आगे होता है, ठीक है। अब इसके गुणांक अगर देखा जाए अगर मैं पूछूं इस यक्ष का गुणांक बताओ दोस्तों, तो यक्ष का गुणांक क्या है, इसको छोड़ के कोई नहीं है, ठीक है। ये समझ बता 1/2 है ना। उसके पावर है, गुणांक का मतलब क्या, ऐसे में यह ऐसे रहता है 2x का गुणांक बताओ, 2x में समय पूछता है यक्ष का गुणांक बताओ, तो यक्ष का गुणांक बताते क्या, 2 बताते हैं, ठीक है। 5x में बताते यक्ष का गुणांक, तो बताते हैं 5। तो यहाँ पे यक्ष का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो एक गुणांक है, और दोस्तों आप जानते हैं यक्ष क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक दोस्तों एक दोस्तों परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय, और जैसे यहाँ पे लिख देना परिमेय, ठीक है, और परिमेय। तो यहाँ पे यक्ष का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो समझ जाना क्या है, गुणांक 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणांक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई चर वाली वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे देखना ही नहीं आपको। कह रहे हैं ना कि बहुपद चर राशि बने, चर आप चर चेक कर लेना, चर का उसका गुणांक चेक कर लेना, और उसकी घात चेक करना। और घात शर्त नंबर 2 की बात आती है, प्रत्येक पद की कह रहे हैं कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और घात की अगर बात करें, यक्ष की घात की अगर बात करें तो यक्ष घात 1/2 है, और सब जानते हैं 1/2 का मतलब ये पूरा नहीं है, ये आधा है। इसका मतलब यही कारण है दोस्तों, ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी कारण के लिए क्योंकि यहाँ पे लिख देना चर राशि के घात, चर राशि की घात, चर राशि यक्ष की घात, चर राशि यक्ष की घात एक पूर्ण संख्या, चर यक्ष की घात 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी कारण जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसी कारण यही कारण है दोस्तों कि हमारा बहुपद नहीं है। और भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे, चलो एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इसे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए लेता हूँ 7x² - 3x - 5, है ना। अब से देखो ये हमारा बहुपद है कि नहीं, चेक करो। चर राशि इसमें देखो पद कितने हैं, 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3, हम ऐसा बताया ना, माइनस प्लस की बाउंड्री बताते हैं। 3 पदी वाला क्या, एक बहुपद, एक 3 पदी वाला एक बीजीय व्यंजक है, क्या हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद है। इसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, पहले 2 शर्तें फॉलो होनी चाहिए। पहली बात तो दिए गए प्रत्येक पद के, दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद, ये आप पद देख रहे हैं ना, प्रत्येक पद चाहे कितने भी पद हो, सभी पद में हम देखते हैं प्रत्येक पद का जो संख्यात्मक गुणांक होता है। प्रत्येक पद में चर राशि यक्ष है, इसमें चर राशि यक्ष है, तो यक्ष का गुणांक चेक करो। इसमें चर राशि क्या है, यक्ष है, उसका गुणांक दोस्तों चेक करो, ठीक है। यहाँ पे हम चर राशि का गुणांक 7 है, यहाँ पे चर राशि गुणांक क्या है, -3 है, और दोनों क्या एक वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। पहली बात तो हो गई सर। तो चर राशि के हम पावर देते हैं, चर राशि घात, यक्ष घात 2 है, पूर्ण संख्या है, और यक्ष घात कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है। और चर राशि घात भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब अब यहाँ पे तो हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हम, ठीक है, बहुपद किस में निर्भर करता है, चर राशि में निर्भर करता है, यहाँ पे हम कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, और यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों हम यहाँ पे ये देख लें, जैसे मैं ले लूँ दोस्तों यक्स की पावर 1/3, ठीक है। मानिए यहाँ पे 2 यक्स की पावर 1/3 माइनस है दोस्तों 5, ठीक है, यक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1/3 है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 9। अब से बताना है यह बीजी व्यंजक क्या एक बहुपद है। आइए दोस्तों समझते हैं। पहले दोस्तों क्या चेक करना है, गुणांक चेक करना है। गुणांक दोस्तों 2 है, इसमें चौरासी गुणांक क्या है, 5 है, अरे -5 है, ठीक है। चिन्ह सही बताना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे +2 है, प्लस को देखो नहीं, तो यहाँ दोस्तों देखो गुणांक दोस्तों ठीक है, गुणांक तो ठीक है, सो संख्यात्मक गुणांक तो ठीक है, वास्तविक संख्या है, लेकिन सो अच्छा इसके सो पावर देखो, यक्स के पावर यहाँ पे कितना है 4, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं दूसरे वाले पद में, हाँ, दूसरे वाले पद में दोस्तों यक्स के पावर क्या है 1/3 है, जो कि दोस्तों हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक हो या दशमलव संख्या है, सो पूर्ण संख्या नहीं होती है, और इसको कह सकते हैं कि हमारा एक, हाँ, बहुपद नहीं है। बहुपद का कारण सब समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे सो इस बीजी व्यंजक के जो दोस्तों दूसरा पद था, दूसरे पद में सो चर राशि की जो घात थी वो क्या थी, एक पूर्ण संख्या नहीं थी, इसलिए हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि बहुपद, किसी बीजी व्यंजक के सो बहुपद बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, ठीक है। सो पहले से उसका गुणांक सही होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और उसमें प्रत्येक चर दिए गए प्रत्येक पद में चर राशि घात भी सो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये दोस्तों करना है। फिर दोस्तों पढ़ना है बहुपद के, इसमें से 2 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुपद के पद क्या होते हैं, है ना, बहुपद की घात क्या होती है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, वो हम समझेंगे। फिर दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों बहुपद के प्रकार, और दोस्तों बहुपद के जो प्रकार पढ़ना है वो 2 आधार पर पढ़ना है। एक पढ़ना है पद के अनुसार, और दूसरा पढ़ना है घात के अनुसार। दोस्तों पद के अनुसार देखा जाए तो वही कि किसी बहुपद से कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। एक पद रहेगा सो कहेंगे एक पदी, 2 पद रहेगा उसे बोलेंगे द्विपद, द्विपद बहुपद, 3 पद है सो बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। उसी प्रकार से घात के अनुसार देखा जाए तो घात के अनुसार हम घात देखते हैं, चर राशि घात कहते हैं। चर राशि घात यहाँ पे दोस्तों देखो 2 है ना, यहाँ पे चर राशि घात क्या है, 4 है। इस प्रकार से दोस्तों हम घात देख के चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो एक बहुपद है 2x, इसमें चर राशि घात 1 है, तो घात देखते हैं, ठीक है। घात के आधार पर हम चेक करते हैं, घात जितना एक घात रहेगा तो कहेंगे सो हाँ रैखिक बहुपद है, 2 घात रहेगा उसे कहेंगे द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद होते हैं। फिर दोस्तों हम एक अन्य बहुपद सीखेंगे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब दोस्तों केवल मतलब शून्य बहुपद का मतलब होता है 0, ठीक है। शून्य बहुपद का मतलब शून्य बहुपद को हम शून्य लिखते हैं, और इसको अगर देखा जाए तो शून्य बहुपद का मतलब और भी एग्जाम्पल से जैसे 0x², ठीक है, +0x -0, बोलो, और इसका मतलब क्या है, 0 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो शून्य बहुपद होता है सो उसमें उसका जो गुणांक होता है, चर राशि का जो गुणांक होता है वो शून्य होता है ना। यहाँ पे x का गुणांक 0 है, यहाँ पे 0 x का गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद में चर राशि का गुणांक शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, सो शून्य बहुपद कहते हैं। और उसे याद रखना, शून्य बहुपद की जो घात होती है, आपसे पूछ लिया जाए शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, उसे याद रखना, इसकी घात सो परिभाषित नहीं है, ठीक है, सो परिभाषित ही नहीं है, पता ही नहीं, सो इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसे, ठीक है, अपरिभाषित है, ठीक है। शून्य बहुपद घात क्या है, सो अपरिभाषित है। अच्छा, सो अचर बहुपद क्या होता है, अब कोई भी संख्या लिख लो दोस्तों, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 10 लिख दो, इसी को हम क्या कहते हैं, सो अचर बहुपद कहते हैं। और सो याद रखना, अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। कैसे, सो 5 को लिख सकते हैं 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, बोलो। सो आपने पढ़ा है घातांक नियम, सो नहीं पढ़ा है सो मैं पढ़ाऊंगा। अगर सो किसी भी संख्या के अगर सो 0 होती है, घातांक का नियम होता है, अगर किसी भी संख्या 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5 गुणे सो x पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, सो क्या है 5 ही है। तो इसका मतलब सो यह जो लिखा है ना 5x पावर 0, इसका मतलब 5 ही है। और सो देखा जाए तो इस फॉर्म में सो हम समझने के लिए समझ सकते हैं, 5 को सो लिख सकते हैं 5x पावर 0, और सो इसका अगर सो देखा जाए घात, तो इसकी घात क्या है, सो शून्य है। इसलिए सो कह सकते हैं जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, सो शून्य होती है। ये सबको ध्यान रखना है। अब सो आगे बात करना, ठीक है, सो आगे बात सो करेंगे बहुपद का शून्य। दोस्तों बहुपद का शून्य क्या होता है यह भी दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है। बहुपद का सो शून्य का अगर बात करें, इस प्रकार से समीकरण का आप कभी समीकरण पढ़े होंगे, समीकरण को हल करते हैं दोस्तों तो एक चीज़ आती है, ठीक है। समीकरण का हल क्या होता है भाई, उस समीकरण में से जो अगर उस मान को रख दो तो उसका मान क्या हो जाता था, 0 हो जाता। उसी प्रकार से बहुपद का शून्य का मतलब होता है, इसमें मैं एक बहुपद ले रहा हूँ x+2, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, आप यक्स के जगह दोस्तों कोई ऐसी वैल्यू रख दो कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सोचो क्या रखोगे, यक्स में 2 रखोगे तो बताओ इसका मान 0 हो जाएगा। अब उसको आइए रखते हैं, 2 रखेंगे तो आएगा इसका वैल्यू 4,
ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब जीरो इसको करने के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इसे दोस्तों इसे जीरो करने के से इस 2 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सोचो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह एक्स दोस्तों अगर हम -2 लिख दें तो यहाँ पे दोस्तों देखो -2 करके क्या हो जाएगा, दोस्तों जीरो हो जाएगा इसका मान। ऐसा कह सकते हैं दोस्तों इस बहुपद का शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा -2। तो किसी बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि उस बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि के स्थान पर रख दो उसको, तो उसका मान क्या हो जाए, पूरे बहुपद का मान उसको जीरो कर दे। ठीक है, अब सब बाद में बना है बहुपदों का गुणनखंडन। आपके सामने से बहुत प्रकार के बहुपद आएंगे और अलग अलग प्रकार के हम बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे अलग अलग विधियों से। ये दोस्तों आप गुणनखंड करना सीखते हैं तो इसका हमने फुल वीडियो दोस्तों हमने पहले से डाल दिया, आप इसको प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, आप वहाँ पे सीख सकते हो। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है 2 प्रमेय पढ़ना है, एक शेषफल प्रमेय, एक गुणनखंड प्रमेय पढ़ना है। इसकी सहायता से हम बड़े बड़े भाग न करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका महत्व होता है शेषफल प्रमेय का। गुणनखंड प्रमेय की सहायता भी दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब लास्ट में दोस्तों बीजीय सौर समीकरण क्या होती है दोस्तों, आपने समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार जिस प्रकार से एक समीकरण होता है, समीकरण से आप जानते हैं दो पद होते हैं, सॉरी दोस्तों समीकरण से एक बराबर का चिन्ह होता है, इधर कुछ ठीक है बाएं पक्ष में कुछ वैल्यू आपको लिखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से दाएं पक्ष में आपको कुछ वैल्यू लिखी जाती है। इसी और इसमें हमारा क्या मतलब समीकरण बन जाता है, जैसे 2x + 5 बराबर से कुछ इधर लिख दो x + 2, ये हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, इस समीकरण के जैसा दोस्तों एक क्या होता है, बीजीय सौर समीकरण होती हैं। आपने इसको पढ़ा होगा कभी न कभी, a + b का होल स्क्वायर, इसका होता है a² + b² + 2ab। उसके बाद आपने पढ़ा है a + b का होल क्यूब, ठीक है, होता है a³ + b³ + 3ab। एक ब्रैकेट से a + b, फिर आपने पढ़ा होगा a², ऐसे पूरा लिख लेना 3ab। ठीक है, एक ब्रैकेट हो जाएगा a + b, बस a² - b² होता है, एक ब्रैकेट से a + b, एक ब्रैकेट से a - b। तो यही इसी प्रकार की जो भी आपने सूत्र पढ़े होते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सौर समीकरण कहते हैं। डिटेल से दोस्तों अध्ययन जानेंगे सौर समीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये हम आगे देखेंगे जब हम उसको पढ़ाएंगे। तो इन सौर समीकरणों का सब महत्व समझे, सौर समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो सौर समीकरण हमारे जीवन में ऐसे तो बहुत अंगणितीय गणनाएं होती हैं, वो सब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की हम सब बहुत ही आसानी से सौर समीकरण की सहायता से बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर रहा है, कि अध्याय जो 200 है दोस्तों हमने ऐसे एक बार से हम देख लेते हैं वापस से। सबसे पहले दोस्तों आपने जाना बहुपद वाला जो चैप्टर है, इसमें 5 चीज़ें पढ़नी है, सॉरी 6 चीज़ें पढ़नी है। ये पूरा जो अध्याय 2 है यह 5 प्रश्नावली में 1.1, 1.2 सॉरी 2.1, 2.2 इस तरह से 5 भागों में डिवाइड है। मेजर 6 टॉपिक हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, वो हमने लिख दिया है। सबसे पहले जानेंगे बहुपद, लेकिन बहुपद क्या को जानने से पहले आपको समझने पड़ेगा बीजीय व्यंजक, जो आप समझ चुके होंगे बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर अचर अंकगणितीय संक्रियाओं से। फिर उसके बाद बीजीय व्यंजक में आप देखा पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं। अगर ये समझ लेते हैं तो आप बीजीय व्यंजक को बता सकते हो बहुपद होगा कि नहीं। किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए आपने देखा 2 शर्तें होती हैं, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और उसका गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये दोस्तों आपने देखा। फिर उसमें हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार, ठीक है, उसमें पढ़ना है बहुपद के पद, बहुपद की घात। ठीक है, फिर पढ़ना है बहुपद के प्रकार, 2 आधार पर पढ़ने प्रकार, एक पद के अनुसार पर एक पद रहेगा, 2 पद तो उसे हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद कहते जाएंगे। घात के बाद एक घात रहेगा तो कह देंगे रैखिक बहुपद है, 2 घात रहेंगे तो कहेंगे द्विघात बहुपद है। इस तरह चीज़ें चलेंगे। फिर हम एक विशेष प्रकार के 2 बहुपद पढ़ेंगे, एक शून्य बहुपद, एक अचर बहुपद। शून्य बहुपद जैसे आपने दोस्तों देखा, ऐसा कोई बहुपद है जिसका प्रत्येक गुणांक प्रत्येक संख्या का गुणांक क्या शून्य हो। शून्य बहुपद हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो शून्य बहुपद घात की बात की तो शून्य बहुपद से कोई पावर नहीं होती है, परिभाषित होता है। अचर बहुपद की घात दोस्तों कोई भी संख्या है तो इस प्रकार से 5, 7, 10 ये हमारा अचर बहुपद होता है। फिर बाद में बहुपद का शून्य पढ़ना है। शून्य का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर कोई बहुपद हो, उस बहुपद में जो चर राशि होती है, उस चर राशि में अगर कोई वैल्यू ऐसी रख दो कि वो पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, वो उसका शून्य होता है। फिर उसको हम देखेंगे बहुपदों का गुणनखंडन।
ठीक है, वो हम अलग अलग प्रकार के सो बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, फिर सो 2 प्रमेय पढ़ना है, एक क्षेत्रफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। इनकी सहायता से दोस्तों हम बड़े बड़े, ठीक है, सवालों को दोस्तों बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों सरसमीकाएँ पढ़नी है। सरसमीकाएँ हमने बताई जैसे एक समीकरण की तरह होता है, जो आप जैसे बचपन में पढ़े होंगे सूत्र, इसी को हम सरसमीका कहते हैं। थोड़ा सा बस जैसे डिफरेंट होता है समीकरण और सरसमीका में। समीकरण में दोस्तों क्या होता है, समीकरण दोस्तों कुछ विशेष मानों के लिए क्या होता है, विशेष मानों के लिए संतुष्ट होता है, या फिर हमारा जो सरसमीका होती है ये सो प्रत्येक मानों के लिए क्या होता है, संतुष्ट होता है, प्रत्येक मानों के लिए सो यस हाँ मान्य होता है। ये दोस्तों मैं कहने से तो नहीं सो, अब इसमें दोस्तों हम एग्जाम्पल से बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अच्छा, इसका महत्व क्या है भाई सरसमीकाओं का, मैंने बताया दोस्तों सरसमीकाओं की सहायता से हम बहुत बड़ी अंकगणितीय गणनाएँ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को। तो दोस्तों आज ये हमारा रहा आपका अध्याय 2 कक्षा 9 का बहुपद। हमने इसको जाना, अब सो अपने को एक क्लियर हो गया होगा कि सो कैसे हम जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक पहले से एक चीज़ें रहेंगी, हम उसको आसानी से उसको समझ सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी में दोस्तों हाँ जानेंगे, इसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। जल्दी से दोस्तों इन सारी चीज़ों को पाठों कवर करने के बाद अगले हफ्ते से दोस्तों मैं वापस से आऊँगा, शुरू से पूरा संख्या पद्धति से स्टार्ट करूँगा। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इसे एक लाइक देना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों रख लेना, ताकि दोस्तों भविष्य में अगर कोई भी अगर वीडियो आए तो दोस्तों आपके पास इसका अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।